नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 डिजिटल के मंच से। पिछले हफ्ते रविवार को यानी 27 जून को भारत में आतंक के एक नए युग की शुरुआत हुई है। जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन आए और विस्फोटक गिरा के चले गए। विस्फोटकों से नुकसान हुआ बिल्डिंग को, 2 IAF के सैनिकों को कुछ चोट भी आई और हम उन ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर पाए। अगले दिन फिर कालूचक आर्मी कैंप के ऊपर ड्रोन्स दिखे और शाम का समय था। सैनिकों ने निशाना लगाकर उनको गिराने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। ड्रोन फिर साफ बचकर निकल गए। भारत में, भारतीय सीमा में इस तरह से ड्रोन आएँ और अपना काम करके चले जाएं और हम कुछ नहीं कर पाएँ, ये भारत के लिए बड़े चिंता की बात है। आने वाले समय में भारत में इस तरह से अगर ड्रोन्स आते हैं तो उनका हम मुकाबला कैसे करेंगे, भविष्य के संघर्ष और युद्ध में ड्रोन्स की क्या भूमिका होगी, भारत इसके लिए कैसे तैयार हो सकता है, इन सभी बातों पर विचार करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय सेना के रिटायर्ड उपाध्यक्ष जनरल PJS पन्नू, जिन्होंने साल 2010 में भारत के साइबर सिक्योरिटी विंग के आर्मी की उसकी स्थापना की थी। जनरल पन्नू, आपका इस इंटरव्यू में स्वागत है। मैं आपसे पहला सवाल यही करूंगा कि जम्मू एयरबेस पर जो ड्रोन का हमला हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए, क्योंकि 2 दिन ऐसा हुआ कि ड्रोन्स देखे गए, एक बार नुकसान भी किया उन्होंने और हम कुछ नहीं कर पाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इमीडिएटली इस चैलेंज को काउंटर करने के लिए भारत क्या कर सकता है। थैंक यू विष्णु। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर, जिसको हम कन्वेंशनल तरीके से भी यूज कर सकते हैं और अनकन्वेंशनल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आज की वॉरफेयर जो है उसको एक हाइब्रिड वॉरफेयर माना जाता है, जहां पूरे कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, इसका सबका मिश्रण होता है और उसके अंदर टेक्नोलॉजी आ जाती है। ये जो कालूचक और एयरबेस, जो जम्मू एयरबेस है वहां पे अटैक हुआ है, ये एक हाइब्रिड वॉर के तहत छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और छोटे ड्रोन्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते, नॉर्मली वार्निंग भी नहीं होती उनकी, लेकिन क्योंकि एक बहुत कम मकदार का एम्युनिशन इसके अंदर आता है, 1 या 2 किलो मैक्सिमम, क्योंकि उससे ऊपर छोटा ड्रोन उठा नहीं सकता है, तो उसका नुकसान भी उतना ही कम होता है, क्योंकि ये एक किस्म का छोटा अटैक है। जैसे इसकी तुलना की जा सकती है कि अगर आर्मी की कॉन्वॉय जा रही है और एक बच्चा उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक दे तो कुछ नुकसान तो जरूर होगा जी। इसको आप एक चैलेंज भी मान के चल सकते हैं, लेकिन इसको आप एक इंसर्जेंसी का तरीका मान के चल सकते हैं कि बड़ा नुकसान नहीं होगा, छोटा नुकसान होगा। लेकिन अगर कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए या स्वॉर्म का इस्तेमाल किया जाए तो उससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो एज ए रिजल्ट अब हम एक हाइब्रिड सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं और एक 2 फ्रंट वॉर, जहां चाइना हमारे बॉर्डर्स पे बैठा है और पाकिस्तान के साथ हमने एक सीज फायर का एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पे अगर आप 2.5 फ्रंट वॉर की बात करें तो मेरा ख्याल चाइना, पाकिस्तान और जो इंटरनल हमारे टेररिज्म या इंसर्जेंसी वाले तत्व हैं वो हाफ वॉर अभी चला रहे हैं। तो कभी हमें एक फ्रंट का मुकाबला करना पड़ेगा, कभी 2 फ्रंट का मुकाबला करना पड़ेगा, या सेकंड फ्रंट का मुकाबला करना पड़ेगा, और कभी हाफ फ्रंट का मुकाबला करना पड़ेगा। जनरल, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्लियरली छोटे वाले ड्रोन्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते, उनको ट्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये आगे ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो ऐसे में भारत के पास क्या वो डिफेंसिव टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो इसका मुकाबला कर पाएगा, या नहीं है तो उसको तैयार करने में या बाहर से मंगाने में कितना वक्त लगेगा? विष्णु, जो इंसर्जेंसी के माहौल में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, पहले तो मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं कि अगर ये ड्रोन पाकिस्तान से आते हैं जी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अपने सॉइल से ड्रोन उड़ा के और उनको वॉरफेयर के तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब बेसिकली ये ऑफेंसिव पाकिस्तान की तरफ से आया है। तो अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये पाकिस्तान की सरहद पार करके आया है तो हमारे पास कोई भी
ऐसी ऑप्शन बंद नहीं है। हम तो एरियल अटैक भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका जवाब के लिए हमारे पास कोई वो लिमिट नहीं है। वी कैन गो ऑल आउट जी एंड गिव बिफिटिंग रिप्लाई ऑन द बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर, एंड यूजिंग एनी अमाउंट ऑफ फायर पावर। जी लेकिन अगर ये ड्रोन इंडिया से ही इंसर्जेंट्स ने यूज किया है, तो उसकी जड़ पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है कि ये ड्रोन कहां से किसने उड़ाया और कौन कंट्रोल कर रहा था। जी और जैसे ही ड्रोन का पता लग जाता है, इसके ट्रेसेस भी मिल सकते हैं, जी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से पता चल सकता है कि ये जो ड्रोन्स हैं इसको कौन कंट्रोल करता है। जी तो अगर एक आदमी पकड़ा गया तो ये एक इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि ये इसका पूरा नेटवर्क क्या था। जी तो internal use of drones for insurgency has a separate technology and tactics, whereas for external use of drone, if it has come from Pakistan, then that has got external technology understanding, and similarly tactics and strategy would be employed. जी। दोनों के लिए टेक्नोलॉजी भी है और टैक्टिक्स भी है। लेकिन जनरल पन्नू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर ऐसा काम करता है तो हमारा जो पड़ोसी है जो भी हो वो ये कह सकता है इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, उसमें हम इमीडिएट और स्विफ्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं? वैसे में ऑफेंस के लिए हमारे पास क्या मीन्स, क्या तरीके होंगे? हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि क्या ये ड्रोन पाकिस्तान की सरहद पार करके आए हैं या ये ड्रोनों ने उड़ान भरी है इंडियन टेरिटरी के अंदर। ये अगर सिद्ध हो जाता है ये पाकिस्तान की टेरिटरी क्रॉस करके आए हैं, देन वी आर फ्री टू टेक एनी एक्शन अक्रॉस द टेरिटरी। बट if this has not crossed the territory of Pakistan and not come across the IB, then it means there is an internal offense which has happened, and I think law enforcement agencies are free to search those people, because ये आज ड्रोन के ऊपर एक रेगुलेशन है, सिविल एविएशन रेगुलेशन CAR1 और CAR2 भी पब्लिश हो रही थी कि कौन ड्रोन उड़ा सकता है, लाइन ऑफ साइट की परमिशन है, बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट की परमिशन नहीं है। जी जी। अगर किसी ने बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट की परमिशन, खास करके उस इलाके में ड्रोन जहां पे प्रोहिबिटेड एरिया है, तो फिर तो डायरेक्टली वो एक लीगल एक्शन बनता है। तो वन इज दैट वी कैन इंटरनली ऑल्सो काउंटर इंसर्जेंसी का तरीका ये है कि उस चीज को, थ्रेट को लिक्विडेट करना। डायरेक्ट ऑफेंस भी हो सकता है इन द इंटरनल, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर कोई दुश्मन अंदर छुपा हुआ है तो उसको लिक्विडेट किया जा सकता है जी। या अगर कोई ऐसी किसी ने शरारत की है कि नॉर्मल छोटा ड्रोन यूज किया है जो एक परमिटेड स्केल का है फॉर सिविलियन यूज, अगर उसको एक इम्प्रोवाइजेशन या इनोवेशन के तरीके से यूज किया है, क्योंकि ये 1 से 2 किलो के बीच में छोटे ड्रोन्स में तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये फैक्ट्री फिटेड है। ये एक्सप्लोसिव जो है ये एक कॉटेज इंडस्ट्री का नहीं बनाया हुआ, ये इनोवेटेड नहीं है। ये एक ऑर्डिनेंस का एमुनेशन लगता है, लेकिन ग्रेनेड भी तो ऑर्डिनेंस इशू में होते हैं, बिकॉज उसके अंदर एक फ्यूज होता है। तो ऐसी इनोवेशंस करनी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इन इनोवेशंस को ट्रैक करके इनका समाधान निकालना कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, हाइब्रिड वॉर सिचुएशन है। और हाइब्रिड वॉर सिचुएशन को अगर आप देखे जाए तो दोनों टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स, जैसे मैंने आप बताया था कि अगर सरहद पार करके आए हैं तो हमारी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बनती है पाकिस्तान के साथ। वी कैन टेक एनी एक्शन एंड नोबडी कैन स्टॉप अस कि ड्रोन का अटैक, ड्रोन उसका जवाब में होना चाहिए। यू कैन ओपन अप विद एनीथिंग जी, बिल्कुल। बट अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आपको इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर जो हमारे ऑलरेडी तौर तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। जी जनरल पन्नू, मेरा अगला सवाल भारत के पड़ोस इमीडिएट नेबरहुड से है। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में, सभी तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है दुनिया में, मैं समझता हूँ, चाहे वो हवा में हो या समुद्र में हो, सब पानी के नीचे हो, उसने इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रखी है। पाकिस्तान को चीन की पूरी मदद मिलती है और बाकी जो पाकिस्तान के और मित्र देश हैं जैसे टर्की है, उनसे भी उनको मदद मिल रही है। ऐसे में भारत का जो इमीडिएट नेबरहुड है जिसमें चाइना और पाकिस्तान आते हैं, उनमें उनको देखते हुए भारत को किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए? ये चुनौती कितनी गंभीर है? ये चुनौती बहुत गंभीर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज अब हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर कोई भी वॉरफेयर चल सकता है, कन्वेंशनल वॉरफेयर तक भी पहुंच सकते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर। आपको पता है कि अमेरिका ने एक ईरानियन जनरल की हत्या कर दी पिछले साल जनवरी में, और वहां भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है।
सिमिलरली आपको ये भी पता है कि लास्ट ईयर सितंबर के अंदर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में नागोर्नो कराबाख में जी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ एक हाँ कन्वेंशनल तरीके से, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने बिल्कुल स्वॉर्म्स भेज दिए अटैक करने के जी लिए। बिल्कुल, तो अज़रबैजान ने तो ये कहा जाता है कि ड्रोन्स की मदद से ही जो है आर्मेनिया को काफ़ी हद तक काबू में रखा। हाँ, तो ये अभी थ्रेशोल्ड कितना बढ़ता है उसके अंदर हमारी जो एक तो काउंटर ड्रोन और एंटी ड्रोन दोनों चीजें हैं। काउंटर ड्रोन ये है कि आप ड्रोन से ड्रोन की लड़ाई लड़वाइए, और दूसरी बात ये है कि अगर ड्रोन अंदर आ रहे हैं तो हमारी एयर डिफेंस जो है वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इन ड्रोन्स को कैसे कमांड एंड कंट्रोल से काट के उनको नीचे गिरा दे। लेकिन एक ड्रोन ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें पायलट तो है नहीं है, जी वो रिमोटली कंट्रोल ऑपरेट होता है। जी तो इसके अंदर चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि टू पिन डाउन द पर्सन हु इज एक्चुअली यूज द ड्रोन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगर आप ड्रोन गिरा भी दोगे तो उसके अंदर ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आती है कि ये ड्रोन भेजा किसने, जितनी देर तक आप उसकी फ्लाइट को रिकॉर्ड बैक ना जी। करो। अगर जनरल वो साहब, मैं ये फ्लाइट पूछना रिकॉर्ड बैक हो चाहता हूँ सकती है। कि हम पाकिस्तान से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो हमला हुआ ये हमें लगता है कि इसमें हो सकता है पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों का हाथ हो, लेकिन मैं समझता हूँ और बहुत से विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि हमें असली खतरा ड्रोन्स को लेकर के चीन से है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जहां तक चीन का ख्याल है, वहां आपको पता है कि सारी हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर लड़ाई है। कोई हमारी ऐसी चीन के साथ सरहद नहीं है कि लो ऑल्टीट्यूड में आप छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकें। जी, वहां पे बड़े ड्रोन होंगे जो हाई ऑल्टीट्यूड में काम करते हैं, जिनको दे किलर आर ड्रोन्स बोलते ऑलमोस्ट हैं। एज बिग एज अ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। यस। लेकिन सिर्फ उसमें यूएवी है, वो रिमोटली पायलटेड है, वो लॉन्ग रेंज में आएंगे, और उस हिसाब से दैट काइंड ऑफ अ वॉरफेयर इज लाइक अ एरियल वॉरफेयर। जी इट इज लाइक टू एयर फोर्सेस आर फाइटिंग विद ईच अदर। इट इज जस्ट दैट द डिफरेंस इज कि उसमें पायलट है और इसमें पायलट नहीं होते। जी जी तो जो आजकल की वॉरफेयर है उसको तीन हिस्सों में अगर आप बांट के चलें, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन काइनेटिक। इसका जी मतलब साइबर वॉरफेयर, जी स्पेस वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसका मतलब लड़ाई चल रही है लेकिन आप गोली नहीं मार रहे, काइनेटिक एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हो। जी जी दूसरी दूसरी जो इसकी स्टेज है वो है नॉन कॉन्टैक्ट बट काइनेटिक। इसका मतलब कि फेस टू फेस ट्रुप्स नहीं आए हैं लेकिन काइनेटिक वॉरफेयर शुरू हो गई है। इसका मतलब अगर ड्रोन कोई मिसाइल या कोई बॉम्ब कैरी करके आपके इलाके में आपके बर्बाद करता है ऑब्जेक्टिव को, कोई या नुकसान पहुंचाता है, तो आपने नॉन कॉनेटिक काइनेटिक लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से उस लड़ाई में हिस्सा किया। इसके अंदर उनकी दुश्मन की कल्पेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज उसका जवाब देना हमारे ऊपर है कि हम किस किस्म का जवाब दें, वेदर यू वांट टू डू अ कॉन्टैक्ट response or you want to do a kinetic non-contact response. जी That is entirely to be planned by our own generals and by our own country. राइट So as a result आपको दो चीजें देखनी है। एक तो टेक्नोलॉजी देखनी है, टेक्नोलॉजी के अंदर आपने ड्रोन को पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि जैसे एयर डिफेंस के अंदर सबसे पहले रडार जो है वो दुश्मन का एयरक्राफ्ट को ट्रैक करते हैं, फिर जी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जी तो ड्रोन ट्रैकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड देन यू हैव काउंटर ड्रोन और एंटी ड्रोन। इसका मतलब है कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दायरे में उसको नीचे गिराना चाहते हो या आप उसको शूट करना चाहते हो। नो, दीज आर वेरियस वेज टू डू इट। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है जनरल पन्नू, अगले 5 से 10 साल में जिस तरह के युद्ध की वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं उसमें पर्सनल सैनिकों की ज़रूरत शायद कम होती जाएगी और एक दिन शायद नहीं होगी, और आने वाले दिनों में जो भी संघर्ष या युद्ध होगा वो ड्रोन्स के और बाकी उपकरणों के ज़रिए लड़ा जाएगा। ऐसे में अगले 5 साल से 10 साल के बीच में भारत को किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है कि वो इस तरह के वॉरफेयर के लिए या इस तरह के एक्शन के लिए तैयार रहे? हमारे देश को, और इसी हिसाब से सब देश इसी तरफ जा रहे हैं कि हमें सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट और नॉन काइनेटिक लड़ाई की तैयारी करने की जरूरत है, और जो हम कर भी रहे हैं। और दूसरी है कि अगर बगैर दुश्मन के सैनिक भेजे हमारी टेरिटरी के ऊपर अटैक होता है, जो मिसाइल वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, ये एक सेकंड स्टेज है। इसकी तैयारी हमें फ्यूचर वॉरफेयर में करनी पड़ेगी, और ये ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर होते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे पहले होता है ISR। इसका मतलब
आप दुश्मन के इलाके का ब्यौरा करो, उनकी तस्वीरें खींचो और वो फैसला करो कि आपने कहाँ अटैक करना है। उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी या कोई भी मैन टेक्नोलॉजी का यूज करो, क्योंकि अगर आपने सैनिक का प्रयोग नहीं करना है तो आपको अनमैन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। इवन रोबोटिक्स में जा सकते हैं जी। आपको, कि या तो फ्लाइंग रोबो हो या ग्राउंड रोबो हो, और खास करके ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे टैंक्स हैं, उसके अंदर भी क्रू बाहर निकाला जा सकता है और ऑटोनोमस तरीके से वो लड़ाई लड़ सकते हैं। जी। तो ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर टेक्नोलॉजी विल बी ऑन अनमैन्ड एप्लीकेशन of warfare, and I think that is where most of our industry and that is where most of the technology and our military commanders have to apply their mind. ये उस दिशा में हम तैयारी भी कर रहे हैं और वो चुनौतियां हमारे सामने बिल्कुल उभर के बड़ी क्लियरली सामने आ भी चुकी हैं, बड़ी तेजी से सामने आ रही हैं। जनरल पन्नू, आपने हमें बहुत बड़ी चीज़ें बताई, बड़ी अच्छी जानकारी दी ड्रोन टेक्नोलॉजी और फ्यूचर वॉरफेयर के बारे में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। TV9 डिजिटल में ये बातचीत अभी यहीं तक। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। अभी नमस्कार।